तो दोस्तों, मैं हूं राम और आप सभी का स्वागत है डिवाइन नरेटर के अनंत कहानियों में। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने डब्ल्यू रिबॉर्न के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूं, जिसका कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पता है, इस एपिसोड को लाने में थोड़ी सी देरी हो गई और उसके लिए दिल से सॉरी। फाइनल ईयर का एग्जाम सर पर है, इसीलिए मुझे अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन आप लोगों का प्यार और बेइंतहा डिमांड ने मुझे वापस खींच लाया। तो चलिए बिना किसी देरी के तैयार हो जाइए एक और रोमांच और खतरनाक एपिसोड के लिए, क्योंकि तबाही भरपूर होने वाली है। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जोंग फाइनली एग्जाम में पास होने के बाद फर्स्ट रैंक को हासिल कर लेता है, जो देख नंबर 2 वो काफी ही ज्यादा गुस्से से भर चुका था। और फिर बाद में अपने सील के हट जाने के बाद जोंग से बदला लेने के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ चैन भी जोंग की तलाश में किसी अलग ही जगह पर पहुंच चुकी थी। वहीं इधर पहला एग्जाम जब पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो एग्जामिनर सभी बच्चों के सील्ड क्यूआई को खोल देते हैं और अब नंबर 2 वो पूरी तरह से तैयार था जोंग से बदला लेने के लिए। और उसकी बुरी किस्मत, जोंग खुद ही उसके पास पहुंच चुका था और उसे बुरी तरह से पीटने के बाद उसे अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 2 वो पूरी तरह से इनकार कर देता है उसके टीम में आने से, जिसके चलते जोंग उसकी बॉडी को डीमन सेज को दे देता है पोजेस करने के लिए, ताकि वो उसे अपनी टीम में ला सके। पर डीमन सेज जब तक उसकी बॉडी को पूरी तरह पोजेस करता, उसी समय वहाँ पर महुआ हाउस किलर की आ जाती है, जो कि जैसे ही नंबर 2 को देखती है तो तुरंत ही उसे पहचान लेती है कि ये नंबर 2 तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जोंग बिना एक पल को गवाए तुरंत ही अपने किसी स्पिरिट को समन तो करता है। पर चूंकि एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुकी थी तो हम आगे की स्टोरी नहीं देख पाए थे, तो अब आगे इस एपिसोड में हम देखते हैं जोंग की आवाज लगाते ही वो स्पिरिट तुरंत ही बाहर निकलते हुए महुआ हाउस किलर की पर अटैक कर दिया था, जिसको देख महुआ हाउस किलर की वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और तुरंत ही अपना बचाव करते हुए पीछे हटती है। वहीं जोंग कह रहा था, आज तुम्हें खामोश होना ही होगा। इतना बोलते हुए वो उस पर फिर से कई सारे अटैकों को करता है, पर महुआ हाउस किलर की उसके अटैकों से बचने के बाद उस पर कई सारे अपने निडलों से अटैक करती है, जिससे कि जोंग वो बड़ी ही आसानी के साथ बच चुका था। लेकिन उसका वो नया स्पिरिट, हम उसे अब से वाइट करने वाले हैं, वो कहता है, मास्टर ये बॉडी प्लीज मुझे दे दीजिए। तो रेड कहती है, क्या अब तुम लड़के होकर एक लड़की की बॉडी को मांग रहे हो? आखिरकार तुम्हारा वो पहले वाला घमंड कहाँ पर गया? तो वाइट बताता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी महुआ हाउस किलर की बोलती है, रुक जाओ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। तो जोंग कहता है, आखिरकार मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? वो बताती है, मैं तो केवल यहाँ पर ये चेक करने के लिए आई थी कि क्या मैंने जो पहले देखा था वो सच है या फिर नहीं। जिस पर जोंग कहता है, क्या वाकई में? तुम जानती हो ना इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा अधिक है। वो बताती है, हाँ मैं जानती हूँ और इसकी कीमत भी चुकाने के लिए तैयार हूँ। मुझे पावर चाहिए, मेरी मदद करो। जो सुन जोंग बिल्कुल ही खामोश हो चुका था, बाद में उससे कहता है, तो तुम मेरी पावर चाहती हो? वो बताती है, हाँ सही कहा, बदले में मैं खुद अपनी बॉडी तुम्हें सौंप दूंगी। जिस पर जोंग एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, बेवकूफ कहीं की, जब मैं तुम्हारी बॉडी इतनी आसानी से ले सकता हूँ तो बदले में मुझे तुम्हें कुछ देने की क्या ही आवश्यकता है? जो सुन महुआ हाउस की लड़की बताती है, तुम मुझे कम आंक रहे हो। इतना बोलते हुए वो तुरंत ही जोंग पर अटैक कर दिया था और जोंग जब तक संभल पाता तब तक वो पूरी तरह से उसके थ्रेड के जाल में फंस चुका था। बाद में महुआ हाउस की लड़की कहती है, क्या तुम अभी भी मुझे कम आंक रहे हो या फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूं? वही रेड उस अटैक को पहचानते हुए कहती है, यह डैगर आर्ट, ये तो डेथ किंग की है। क्या वह लड़की डेथ किंग का सक्सेसर है? जिस पर जोंग जैसे ही डेथ किंग का नाम लेते हुए उसके बारे में रेड से पूछता है तो उसके मुंह से डेथ किंग का नाम सुन महुआ हाउस की लड़की वो काफी ज्यादा चौंक चुकी थी और उससे उसके बारे में पूछते हुए कहती है, आखिरकार तुम डेथ किंग के बारे में कैसे जानते हो? तो जोंग रेड के बताए अनुसार उससे कहता है, बेवकूफ, अंततः कैसे डेथ किंग के शैडो फ्लाइंग डैगर को देखने के बाद मैं इसे ना पहचानता। जो सुन महुआ हाउस की लड़की वो हैरानी में सोचती है, डेथ किंग मेरे सेक्ट के फाउंडर और वार गॉड हैं। उनकी आर्ट केवल मौखिक रूप से ही आगे भेजी गई है, यहाँ तक कि उसे किसी भी स्क्रिप्चर में नोट नहीं किया गया। ये इतना सीक्रेट है कि हमारे सेक्ट के लीडर और उनके सक्सेसर के अलावा और कोई भी नहीं जानते। पर ये आखिरकार कैसे? सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है। ये सब सोचने के बाद वो कहती है, जल्दी से मुझे बताओ इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? अगर तुमने मुझे सही सही नहीं बताया तो मरने से पहले टॉर्चर होने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनता हुआ जोंग काफी ही ज्यादा जोरदार लात को मारते हुए पूरी जमीन
जमीन को ही तबाह कर देता है और महुआ हाउस के उस लड़की के ट्रैप से बाहर निकलते ही काफी ज्यादा स्पीड के साथ उस पर अटैक करते हुए जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वह लड़की तुरंत ही अपनी जगह से पीछे हटती है और अपने डगर के साथ जैसे ही जंग को एक ही बार में खत्म करने के बारे में सोचती है तो जंग तुरंत ही उसकी ओर देखते हुए कहता है, कम से कम तुम नंबर 2 से तो ज्यादा तेज हो। इसी के साथ वो उसके डगर को बड़ी आसानी के साथ अपने दांतों के बीच ही दबाते हुए उसके गले को पकड़ता हुआ सीधे दीवार के साथ काफी जोरदार तरीके से मारता है। बाद में उससे कहता है, बताओ अब तुम क्या करने वाली हो। पर महुआ हाउस की लड़की को अपने डैगर से निकल रहे उस सफेद से धागे पर बहुत ही ज्यादा विश्वास था, इसीलिए वो कहती है, मुझे कम मत आंको। यदि मैंने इस रस्सी को जरा सा भी और टाइट किया तो तुम्हारा सर उधर से अलग हो जाएगा। इसीलिए जब तक कि मेरा सब्र वो टूट नहीं जाता सारी चीजें उगल दो। जो सुनजोंग अपने डेथ क्यूआई को बाहर निकालते हुए बड़ी आसानी के साथ उसकी रस्सी को उसके सामने ही तोड़ देता है, जिसके चलते महुआ हाउस की लड़की वो हैरान हो ही रही थी। तभी जोंग काफी ज्यादा जोरदार पंच उसे देता है और उसकी हालत एक ही बार में बुरी तरह से खराब करते हुए उससे कहता है, तुम यूजफुल हो, चलो मैं तुम्हें पास करता हूँ। हालांकि पहले मैं तुम्हें व्हाइट को देना चाहता था पर अब तुम्हें यूज करना अच्छा रहेगा। इतना बोलते बोलते वो तुरंत ही अपने ब्लड को सीधे उसके मुंह में डाल देता है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि महुआ हाउस की लड़की की बॉडी एक ही पल के अंदर पूरी तरह से पॉइजन से भर चुका था। वहीं वो खुद सोच रही थी, मुझे जल्द से जल्द अपने क्यूआई को सर्कुलेट करना होगा। इतना बोलते हुए वो जैसे ही अपने क्यूआई को सर्कुलेट करना शुरू करती है तभी जंग उसे एक जोरदार लात को देते हुए बोलता है, मुझे केवल एक चीज चाहिए, लॉयलिटी या फिर कहूँ तुम्हारी वफादारी। यदि तुमने अच्छा किया तो मैं अपनी शक्तियाँ तुम्हें देने के बारे में सोच सकता हूँ। जिस पर महुआ हाउस की लड़की कहती है, तुम्हें इतना दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो जंग वो बताता है, हाँ पर मुझे इंसानों पर ज्यादा भरोसा नहीं है और वैसे भी तुमने पहले ही कहा था तुम किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो। उस कैसे रूप को देख महुआ हाउस की लड़की वो बुरी तरह से घबरा चुकी होती है और खामोशी में कुछ भी नहीं बोल पाती और अंदर ही अंदर वो अपने फादर के उसी दिन की बातों को याद कर रही थी जब उसके फादर ने इसी तरह के किसी पर्सन के बारे में बताते हुए कहा था, इस तरह का पर्सन हजारों नहीं दसों हजारों में एक बार पैदा होता है, जो कि प्योर इविल इनकारनेशन का अवतार होता है। उसका एग्जिस्टेंस ही विनाश और मौत है। यदि तुम भविष्य में कभी भी ऐसे पर्सन से मिलो तो कभी भी उसके साथ मत जुड़ना और जितना जल्दी हो सके उससे दूर भाग जाना। ये सब सोचता हुआ वो कुछ भी नहीं सोच पा रही थी, क्योंकि जिस चीज से उसके फादर ने बचने के लिए कहा था आखिरकार अंत में उसका सामना उसी से हो गया और अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगले सीन में हम देखते हैं जब डीमन सेज से पजेस नंबर 2 महुआ हाउस की लड़की और जोंग एक साथ हॉल में जा रहे होते हैं तो उन्हें देख रहे बच्चे आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? क्या सच में हुडेड फ्लावर सेक्ट और क्रिम्सन डेथ वैली दोनों ही उसके साथ हो चुके हैं? आखिरकार ये बंदा है कौन? वहीं भीड़ में खड़ा उनचौन भी उसे ही देख रहा था और उसके एग्जाम के बीच उसके साथ साथ सभी को मार देने वाले ऑर्डर को याद करते हुए काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब उसे महसूस नहीं पूरा यकीन हो चुका था जोंग को उसकी कोई भी परवाह नहीं है, जिसके चलते वो थोड़ा सा दुखी तो था पर वो ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देता और डिसाइड करता है कि अब से इस जगह पर खुद का सर्वाइवल ही उसका सबसे पहला प्रायोरिटी होगा, क्योंकि उसे समझ आ चुका था भले ही वो अपने देश में सबसे टैलेंटेड और पावरफुल है न्योवी के ग्रुप में, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसने देखा उसके जैसे एक नहीं बल्कि कई हैं जो कि उससे भी अधिक पावरफुल और टैलेंटेड है। इसीलिए वो अपनी पूरी जी जान लगाकर आगे बढ़ने के बारे में सोच ही रहा था। तभी उसके कमरे में कोई आते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था पर ये सच है, वाकई में ये मार्शल आर्ट उनमियोक फैमिली की है। क्या तुम उनमियोक फैमिली के सक्सेसर हो? आखिरकार तुम्हारे जैसे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का मेंबर यहाँ पर कर क्या रहा है? वैसे मेरा नाम मासांग है। उनचोन जो कि सुनता हुआ उसकी ओर देखते हुए पहले की बातें याद करता है, जहाँ एग्जाम के बीच यही पर्सन था जिसने कि पहले उसे अपनी टीम में आने के लिए कहा था और एग्जाम के अंत तक उसके टीम में रहा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कैसे उनमियोक फैमिली के मार्शल आर्ट को जान सकता है। इसलिए वो उसके बारे में सैंग से पूछता है तो वह बंदा बताता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, जरूरी यह है कि तुम्हारे जैसे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का मेंबर यहाँ पर अर्थ एंड हेवन काउंसिल में कर क्या रहा है? क्या उनमियोक फैमिली ने ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को धोखा दिया है? जिस पर उनचौन बोलता है, बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बंदा जो कि सुन कहता है,
तो बताओ मुझे बात क्या है। क्या तुम अर्थ एंड हेवन काउंसिल के अंदर डायरेक्टर लाइन एग्जीक्यूटिव बनने के लिए नहीं आए हो। उनचॉन जो कि सुन कहता है आखिरकार तुम बात किस बारे में कर रही हो। वो बंदा बताता है क्या सही में तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। यहाँ आने के बाद तुम ब्लड वैली के सभी ट्रायलों को पास करके फाइनल ट्रायल तक पहुँच जाते हो तो तुम्हारे पास मौका होता है हेवन एंड अर्थ काउंसिल के 3 सबवर्जन और 5 किंगों के डायरेक्ट डिसेबल बनने का। जो सुनता हुआ उनचॉन वो बुरी तरह से शौक में था और अब उसे समझ आ रहा था आखिरकार क्यों सभी एक दूसरे को एग्जाम के बीच मारने के लिए इतने उतावले थे। क्योंकि यदि तुम एक बार किसी भी तरह से उनके डिसेबल बन जाते हो तो भविष्य में तुम पूरे मुरेम को प्रभावित कर सकते हो। ये सब सोचता हुआ वो बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि अब उसे अपने दुश्मनों के साथ मिलकर ही अपने लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा। उसकी ऐसी हालत को देख सैंग कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें सच में इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तब फिर तुम यहाँ पर आए ही क्यों। उनचॉन बताता है मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे बंदी बनाकर यहाँ पर लाया गया है। जिस पर सैंग कहता है ये कैसे हो सकता है, एक बंदी को कैसे वे लोग ब्लड वैली में भेजने की रिस्क लेंगे। उनचॉन बताता है मुझे कैसे पता होगा। जो सुनता हुआ वो सैंग कुछ भी नहीं बोलता है तो उनचॉन उससे पूछता है लेकिन तुम मुझे इन सब बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो सैंग उसे धीरे से बोलने का इशारा करते हुए कहता है मुझे माफ करना तुम पर शुरुआत से ही भरोसा न करने के लिए, ये जानते हुए कि उनमेओक फैमिली ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का एक मजबूत हिस्सा है। पर खैर मैं जस्टिस यूनियन का भेजा हुआ एक स्पाई हूँ और कवर स्टेप का एक मेंबर। उनचॉन जो कि सुन काफी ज्यादा हैरान हुआ था। वही हम जस्टिस यूनियन के बारे में जान पाते हैं। वो हेवन एंड अर्थ काउंसिल और सिंडिकेट क्योस यूनियन के साथ आने वाला ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है जो कि पूरे मुरेम को 3 हिस्सों में अलग करते हैं। इसके अलावा जस्टिस यूनियन के अंदर 4 मजबूत और जरूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रहस्य और हत्याओं से निपटते हैं, जिनमें से ही एक है कवर स्टेप जिसका कि सैंग मेंबर है। हालांकि जस्टिस यूनियन ऑर्थोडॉक्स के रास्ते पर चलता है, इसीलिए इसके एग्जिस्टेंस को वे पूरी तरह से नकारते रहे और इसे केवल महज एक अफवाह बनाकर रख दिया गया। उनचॉन इन सारी चीजों के बारे में जानने के बाद कहता है तो वाकई में ये एग्जिस्ट करता है। इतना सोचने के बाद वो कहता है मुझे इन सारी चीजों के बारे में बताना क्या तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। सैंग बताता है सिचुएशन बहुत गंभीर है। अर्थ एंड हेवन काउंसिल के अंदर हम 15 लोग बड़ी मुश्किल से आने में सफल हुए थे, पर ब्लड वैली के अंदर मेरी उम्मीद से कहीं हमारे लोग मारे जा चुके हैं और जो पहले ट्रायल में पास हुए थे वो दूसरे ट्रायल में मारे गए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो। उनचॉन पूछता है क्या यह उस मारियम के कारण था। वह बंदा बताता है हाँ वो भी था, पर एक और है जिसके कारण हमने लगभग 11 लोगों को खो दिया है। जो सुनता हुआ उनचॉन को पूरी बात समझ में आ रही है कि आखिरकार सैंग वो दूसरा किस पर्सन के बारे में बात कर रहा है। वही सैंग बताते हुए कहता है ये सारी चीजें उस कमीने जोंग के कारण हुआ है, उस पागल के कारण मेरे आधे से भी ज्यादा लोग मारे गए। उनचॉन जिस पर भी परेशान होते हुए अपने सर को पकड़ लिया था और कुछ भी नहीं बोल पाता, जबकि सैंग बता रहा होता है पहले मुझे लगा था कि तुम भी उनमेओक फैमिली का हिस्सा हो तो तुम उसके साथ होंगे, पर जब मैंने देखा सौतेला भाई होने के बावजूद भी उसने तुम्हें मारने के लिए मजबूर किया, तब मुझे इस चीज का एहसास हुआ उससे तुम्हारे कोई भी परवाह नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें सबसे पहले बताना चाहता हूँ हम जोंग को मारने वाले हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहाँ पर हमारे लोग पूरी तरह से कम हो चुके हैं और अब हम और नुकसान को नहीं उठा सकते। इसीलिए हमारे रास्ते में आने वाले सभी मुसीबतों को हमें हटाना होगा। तो उनचॉन कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए सैंग कहता है चिंता मत करो, मैं जानता हूँ वो एक पागल है और खुद में ही एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है, पर कोई बात नहीं हमारे साइड में भी एक पागल है जो कि उसके लिए काफी होगी। उसके इतना बोलते ही हम दूसरे सीन में एक खूबसूरत बला को देखते हैं जो कि जस्टिस यूनियन के 4th डिवीजन कवर स्टेप का ही एक मेंबर होती है। पर खास बात ये नहीं है, खास बात ये है कि उसे एक स्पेशल नाम को दिया गया है जो कि है डीमन। हम देखते हैं वो सीधे जोंग के कमरे के बाहर जाकर सीधे उसके दरवाजे को खोल देती है। रेड और जोंग जो कि आपस में बात कर रहे थे उसे इस तरह अचानक अपने कमरे में आता हुआ देख कहते हैं तुम हो कौन। वह बंदी बताती है
क्या तुम ही जोंग हो? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, इस बंदी को किसी भी तरह के दर्द महसूस नहीं होती, पर चूंकि उसकी बॉडी मॉडिफाइड है तो वो अपने दर्द को एंजॉयमेंट में बदल सकती है, इसीलिए इसको टॉर्चर करना जोंग के लिए बिल्कुल ही बेकार होगा। खैर, हम देखते हैं वो बंदी अपने कपड़े को उतारते हुए कहती है, चलो अब मुझसे इंतजार नहीं हो रही है तुमसे वार्तालाप करने के लिए। पर भाई साहब जोंग, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने अजीब से चेहरे के साथ कहता है, तुम ये कर क्या रही हो? उसके इतना बोलते ही सीन कुछ समय बाद शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं जोंग और व्हाइट दोनों मिलकर किसी को तो कंबल उठा रहा होता है, जो कि कोई और नहीं वही बंदी न्यांग थी, जिसको कि पीटने के बाद उसे बेहोश कर दिया था उन दोनों ने। बाद में व्हाइट बोलता है, मास्टर वो यहाँ पर क्यों आई होगी? जोंग बताता है, मुझे क्या पता, इसके बारे में मैं उससे पूछ पाता उससे पहले ही वो अपने कपड़े को उतारकर मुझ पर कूद पड़ी थी। रेड जिस पर उसके मजे लेने लगती है, पर व्हाइट वो बेचारा छोटा बच्चा काफी हैरान था। बाद में सारी चीजें समझ आने के बाद वो अपनी हंसी को किसी तरह रोकता है। उन दोनों की इस तरह देख जोंग कुछ भी नहीं बोल पाता, पर थोड़े समय बाद वो कहता है, ये सच में परेशान करने वाली बात है, क्या मैं उसे जगाकर इसके बारे में पूछूं? व्हाइट को जिस पर एक आइडिया आता है और फिर वो किसी तरह की खुरापात करने के बारे में सोचते हुए क्रीपी स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ हम उनचोन और सैंग को देखते हैं, वो दोनों ही जोंग के कमरे की ओर भागते हुए कह रहे थे, हमें जल्दी करनी होगी। उसके इतना बोलते ही हम वापस उसी समय को देखते हैं जहाँ पर के सैंग ने उनचोन की बातों को काटते हुए यांग के बारे में उसे बताया था। तो उनचोन उसके सामने घुटनों पर आते हुए उससे कहता है, प्लीज उसे एक बार माफ कर दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। भले ही मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई को इस तरह नहीं देख सकता। मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम प्लीज उसे एक बार माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। उनचोन को इस तरह देख सैंग वो काफी परेशान हो चुका था। बाद में उसे कहता है, यही बवासीर है, यहाँ रहकर हम उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे, तो चलो ठीक है, हमें जल्दी करनी होगी। वैसे तो वो कमीना मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मानता हूँ, इसीलिए केवल एक मौका मैं उसे दूंगा। इन सारी चीजों को याद करता हुआ अभी उनचोन जोंग के पास जाते हुए सोचता है, मुझे किसी भी हाल में उसे मनाना ही होगा, भले ही वो कितना ही बदल क्यों ना गया हो, लेकिन फिर भी उसका जड़ अभी भी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से जुड़े हुए हैं। अगर मैंने उसे किसी भी तरह मना लिया तो वो वापस आ जाएगा। और ये क्या, वे लोग जब जोंग के कमरे के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगा हुआ था, जिसको देख सैंग कहता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? तो उनचोन बताता है, लगता है कि किसी को घसीट कर बाहर लाया गया है। इतना बोलते हुए जब वो सैंग की ओर देखता है तो वो काफी ज्यादा घबराया हुआ गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहता है, ये लोग हमारे लोग हैं। हम देखते हैं उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी। वहीं उनचोन वो तो अभी भी कुछ भी नहीं समझ पाया होता है, इसीलिए जब वे लोग और भी ज्यादा पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एग्जामिनर जोंग को शाबाशी दे रहा था। साथ ही हम देखते हैं उनके साथ यांग भी थी, शायद उसी ने इन लोगों के बारे में बताया था। और इधर उनचोन वो तो अभी भी कुछ भी नहीं सोच पा रहा होता है। इसी के साथ हम 15 मिनट पहले देखते हैं जहाँ सही में यांग ही थी, जिसने कि जोंग के पूछने पर उसे सारी चीजें और अपने चारों जासूसों के बारे में बता दिया था, क्योंकि उसकी बॉडी को व्हाइट ने पोजेस किया था और उसकी सारी यादों को खुले किताब की तरफ पढ़ने के बाद सारी चीजें जोंग को साफ साफ शब्दों में बताया होता है। आगे वे लोग काफी सारी बातें करते हैं जो कि बिल्कुल ही बेकार है। अंत में बस जोंग इतना कहता है, उनका मुझे मारने का विचार ये काफी अच्छा था, तो चलो अब मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया है। इसी के साथ वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर के एग्जामिनर उसे शाबाशी देते हुए बोल रहा था, तुम्हारे काम के लिए तुम्हें अच्छा इनाम मिलने वाला है। वहीं जोंग वो सोच रहा था, अब मुझे खुद से कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल उन्हें सबके सामने लाना है, जिससे कि मैं मेरिट भी कमा सकता हूँ और अपने बाधा को भी दूर कर सकता हूँ, यानी कि एक तीर दो निशाना। इतने में ही यांग व्हाइट से पजेस जोंग के पीछे से सैंग की ओर देखते हुए क्रीपी स्माइल करना शुरू कर देती है, जिसको देख सैंग वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही व्हाइट उसकी ओर अपनी उंगली को करते हुए कहती है, वो बंदा भी इन्हीं का साथी है। जो सुनते ही सैंग तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है, पर एग्जामिनर अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है, जल्दी उसे पकड़ो। वहीं उनचोन ऐसी सिचुएशन को देख जब जोंग की ओर देखता है तो वह बड़े ही क्रीपी स्माइल को देता हुआ उसे ही देख रहा था। इस कारण से वो भयंकर तरीके से गुस्से में जोंग से कहता है, रुक जाओ, हमें
में बात करनी है। तो जोंग पूछता है किस बारे में? तो वो बताता है क्या तुम जानते भी हो अभी अभी तुमने क्या किया है? तुमने अभी अभी ऑर्थोडॉक्स को धोखा दिया है। जो सुन जोंग बोलता है तुम कितने भोले हो। वो भी जो सुन हैरान था। वहीं जोंग बताता है क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी जासूसों की तरह व्यवहार किया जाए और यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए? तो उनचॉन कहता है क्या तुम सीरियस हो? जोंग बताता है वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है? अगर हाँ तो मुझे बताओ क्या ब्लड कॉर्प्स वैली के मास्टर सच में उनके बारे में नहीं जानते हैं? उनचॉन जोंग की बातों को सुन ब्लड वैली के मास्टर को याद करता हुआ कुछ भी नहीं बोल पाता, जबकि जोंग उसे आगे बताते हुए कहता है ब्लड वैली का मास्टर दूसरे ट्रायल के खत्म होते ही उन लोगों पर बड़े ही बारीकी से नजर रख रहा था, पर मुझे उस समय तो पता नहीं चला, लेकिन जब मुझे उन जासूसों के बारे में पता चला तब मैंने इस चीज पर गौर किया। जो सुन उनचॉन को और भी बड़ा झटका लगता है। वहीं जोंग वो कहता है हम दोनों ही उनमेओक फैमिली से आते हैं, तो मेरा एक सलाह रहेगा, यदि तुम उनमेओक फैमिली की सलामती चाहते हो तो कोई भी मूर्खतापूर्ण कदम मत उठाना। इतना बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा था, तभी उनचॉन पीछे से उसे आवाज लगाते हुए कहता है क्या तुम ब्लड वैली में होने वाले ट्रायल के कारण को पहले से ही जानते थे? जोंग जो कि सुन रुकते हुए उसे बताता है मैं भी हो भी सकता है, पर क्या सच में मुझे इसकी कोई परवाह है? उनचॉन जिस पर आगे और कुछ भी नहीं बोल पाता। वहीं जोंग को रेड बता रही होती है क्या उसे भी उन लोगों के साथ ही खत्म कर देना सही नहीं होता? तो जोंग बताता है नहीं अभी नहीं, मैं अभी भी उनमेओक फैमिली का एक मेंबर हूँ। यदि मैंने उसे अपने हाथों से खत्म किया तो ये केवल मुझ पर संदेह को पैदा करेगा, इसीलिए फिलहाल के लिए उसे जिंदा रहने दो। बाद में जब वो अपने कमरे के पास जाता है तो एक पर्सन उसी का इंतजार कर रहा था और उसे बताता है वैली मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। अगले सीन में हम किसी दूसरी जगह को देखते हैं जहाँ पर के वैली मास्टर बैठा हुआ कुछ तो सोच रहा था, पर तभी बाहर से एक आवाज आती है मैं उसे यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो वैली मास्टर अपने मास्क को लगाते हुए बोलता है ठीक है उसे अंदर भेज दो। हम देखते हैं जोंग जैसे ही अंदर आता है तो वो उसे बैठने के लिए बोलता है। इतना बोलते बोलते वो अपने एनर्जी को भी बाहर निकाल रहा था और जोंग को डराने की कोशिश तो करता है, पर जोंग वो बिना किसी इमोशन को दिखाए चुपचाप उसे ही देख रहा था। इसीलिए वैली मास्टर उससे कहता है तो तुम्हारा नाम जोंग है और तुम्हें बंदी बनाकर उनमेओक फैमिली से यहाँ पर लाया गया है। जोंग बताता है हाँ सही कहा आपने। जो सुन वैली मास्टर अपने स्वर को उसके ऊपर रखते हुए कहता है यह कितना अजीब है, जबरदस्ती यहाँ पर लाने के बावजूद भी तुमने जस्टिस यूनियन के जासूसों को पकड़ने में हमारी मदद की। क्या तुम्हें ये चीज कंफ्यूज नहीं कर रहा? यदि नहीं तो मुझे इसका लॉजिक दो, नहीं तो तुम जानते हो तुम्हारा भाग्य अब मेरे हाथों में है। पर जोंग वो तो कुछ और ही सोच रहा था। वो इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज है, वो सच में एक इनक्रेडिबल मास्टर है। अब मुझे समझ आ रहा है रेड क्यों बता रही थी मुझे अभी काफी दूर जाना है। ये सब सोचता हुआ वो रेड से पूछता है अब मुझे आगे क्या बोलना चाहिए? रेड जिस पर कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप बड़ी ही खामोशी के साथ वैली मास्टर की स्वर की ओर देख रही थी। बाद में उसे समझने के बाद जोंग को बताते हुए कहती है मॉर्टल ऐसा लगता है कि सिचुएशन मेरी सोच से कहीं अधिक बेहतर ढंग से हल हो सकती है। तुम बस मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे करो। दूसरी तरफ वैली मास्टर वो बोल रहा था तुम कर क्या रहे हो? मेरा सब्र वो टूट रहा है, जल्दी जवाब दो। तो जोंग रेड के बताए अनुसार कहता है ली कल्याण क्या अब गर्म क्यूआई को कंट्रोल करने में सक्षम हो गया? जो सुन वैली मास्टर वो काफी ज्यादा हैरानी में कहता है तुम कैसे? तो जोंग कहता है क्या तुम क्रिम्सन फ्लेम स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में पूछ रहे हो? वैली मास्टर जिस पर और भी ज्यादा हैरान हो चुका था और अपने मन में सोचते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, केवल 4 लोग जिनमें की हेड और मैं भी शामिल हूँ, इनके अलावा और कोई भी इसके बारे में नहीं जानते। क्या सच में हेड ने उसे यहाँ पर भेजा और उसके बंदी होने के बारे में झूठ बोला? मुझे इसकी जांच करनी होगी। मैंने 4 पीढ़ियों तक निष्ठा की शपथ ली थी, मुझे लगा था मैंने खुद को साबित कर दिया है ताकि ली फैमिली फिर से किंग के टाइटल को वापस हासिल कर सके। ये सब सोचता हुआ वो काफी ज्यादा गुस्सा हो ही रहा था। तभी जोंग आगे बताते हुए कहता है ली क्लैन को 3 वेंस के द्वारा किंग का टाइटल मिलना चाहिए था, तो फिर तुम घाटी मास्टर कैसे बन गए? जिस पर वैली मास्टर कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर हेड ने भेजा है? जल्दी से जवाब दो। तो जोंग कहता है ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। जिस पर वैली मास्टर उसे और भी ज्यादा डराते हुए कहता है मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। इतना बोलते हुए वो एकदम से ही शांत हो चुका था, क्योंकि जोंग वो इसकी बातों के बीच ही क्रिम्सन स्वॉर्ड टेक्निक के परफॉर्म करने के तरीके को उसे दिखाने लगा था। जिसको देखता हुआ वैली मास्टर वो कहता है मैं उसके बिना एक शब्द को बोले इसे पूरी तरह से महसूस कर पा रहा हूँ। उसके सर्कल ट्रेजेक्टरी का निशाना सीधे मेरे सेंटर में 8 में मेरिडियन
गार्डियन की ओर है। यह तो पूरी तरह से टेक्निक का सटीक और दोष रहित परफॉर्मेंस है, जबकि यह केवल मेरा मानसिक छवि है। पर फिर भी मैं दबाव को इस तरह महसूस कर रहा हूँ मानो यह वास्तविक है। यह बिल्कुल ही वैसा ही है जैसा कि मैंने सोचा था। यह उनका मार्शल आर्ट है जिसका जिक्र मेरे दादाजी हमेशा किया करते थे। ये सब सोचता हुआ उसके मुंह से जैसे ही चंद्रशिरा स्वॉर्ड टेक्निक का नाम बाहर निकलता है, वैसे ही जोंग उससे कहता है, तो तुमने इसे पहचान लिया, शायद इसीलिए क्योंकि तुम हवा मून के पोते हो। जो सुन वैली मास्टर सोचता है आखिरकार कैसे वो मेरे दादाजी के नाम को जान सकता है। इतना सोचते हुए वो अपने दादाजी की बातों को याद करता है जब उसके दादाजी ने कहा था, उससे अधिक नफरत मत करना, मैंने माई लेडी को पूरे जीवन भर सेवा की है। तुम जितना सोचते हो वो उतना भी बुरी और गद्दार नहीं है। हम देखते हैं एक बार जब उसने अपने दादाजी से पूछा था, दादाजी क्या सच में हमारा वंश वो गद्दारों का वंश है? तो हवा मून यानी कि उसके दादाजी बताते हैं, क्या तुम ऐसा अपने चेहरे पर लगे चोट के कारण बोल रहे हो? जिस पर वैली मास्टर या फिर कहो 15 साल का ली जियो थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, क्या हम इन चीजों से बच नहीं सकते? दादाजी बताते हैं, परिणाम चाहे जो भी हो वो रिटेनर के लिए बिल्कुल सही थी। उसने लॉर्ड के प्रति अंत तक उस पर भरोसा रखने की शपथ ली थी। पर छोटा वैली मास्टर इस चीज को नहीं समझ पाता है क्योंकि ये चीज उसके लिए बहुत ही बड़ा बोझ था। इसीलिए वो अपने दादाजी से कहता है, लेकिन दादाजी सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है, इस समय हम क्यों नहीं हेड के प्रति श्वास निष्ठा की शपथ ले लेते हैं? पर दादाजी मना कर देते हैं तो वो कहता है, लेकिन क्यों? आपके लॉर्ड के कारण हमारे पूरे वंश को गद्दार का करार दिया गया है, साथ ही आपको एकांत में इस घाटी में भी धकेल दिया गया 10 मेन सेक्टों में से एक होने के बावजूद भी। पर फिर भी आप मुझे वफादार बनने के लिए बोल रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हम देखते हैं छोटा वैली मास्टर वह इस चीज से बहुत ही ज्यादा निराश था, साथ ही वो सोच रहा था आखिरकार उसका किया मैं क्यों भोगूं, क्योंकि उसके दादाजी हमेशा कहा करते थे वे उनके वंशज हैं। पर फिर भी वो इसे स्वीकार करने के लिए जरा सा भी तैयार नहीं था। इसीलिए उस दिन के बाद उसने अपने दादाजी से कभी भी बात नहीं की और अपना पूरा जी जान लगा दी अपने मार्शल आर्ट को ट्रेन करने में, ताकि वो इन सारी चीजों से अपने ध्यान को हटा सके। और उसकी यही लगन उसे बहुत ही ज्यादा दूर तक ले गया, इतना कि वो अपने पूरे क्लैन के अंदर सबसे टैलेंटेड हो गया और क्रिम्सन फ्लेम स्वॉर्ड टेक्निक के 5 स्टार तक रीच कर लिया केवल 20 सालों के अंदर ही, जिसे लेकर वो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि पूरे क्लैन में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो कि क्रिम्सन फ्लेम स्वॉर्ड को पूरा कर सके। यहाँ तक कि उसके दादाजी भी अपने पूरे जीवन में केवल क्रिम्सन फ्लेम स्वॉर्ड के 8वें लेवल तक ही पहुंचा था। इसीलिए उसका घमंड या फिर कहूँ आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि वो सोचने लगा 10 साल के अंदर ही वो 10वें लेवल तक पहुंचेगा और पूरे क्लैन में अभी तक कोई भी नहीं किया वो ये करेगा। और यही चीज उसके लिए जहर का कारण बना, क्योंकि जब तक कोई 5वें लेवल को पूरी तरह से महारत हासिल नहीं करता है तब तक वो 6ठे लेवल को चुनौती नहीं दे सकता। पर फिर भी उसने कोशिश की, जिसके चलते उसे पनिश किया गया और उसकी बॉडी पूरी तरह से आग में जलने लगी। और अंत में जब उसे लगा कि वो इसी तरह मरने वाला है तभी एक चमत्कार होता है, उसका जलना रुक चुका था क्योंकि उसके दादाजी ने उसके पनिशमेंट को अपने ऊपर ले लिया था, क्योंकि उस भयावह अग्नि से कोई भी नहीं था जो कि उसे बचा सकता था, यहाँ तक कि उसके फादर भी नहीं। इसीलिए उसके दादाजी को बीच में आना पड़ा, जिसका खामियाबा छोटे वैली मास्टर को अपने दादाजी को खोकर चुकाना पड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत ही बड़ा सदमा था क्योंकि वो दादाजी से 4 साल बाद मिला और मिलते ही उन्हें मार दिया। पर फिर भी उसके दादाजी दुखी नहीं थे, वे बस खुश थे, जो कि छोटा वैली मास्टर के लिए और भी बड़ा सदमा था क्योंकि वह चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाया होता है। वो बस शुरू से अंत तक उन्हें जलता हुआ देख सकता था। इस वजह से वो अपने इलाज के बीच भी तब तक चिल्लाता रहा जब तक कि वो थकान के चलते बेहोश नहीं हो गया। कुछ समय बाद उनके अंतिम संस्कार के बाद वो अपने फादर के पास गया और दादाजी के मौत के कारण बनने के लिए उनसे माफी मांगी, क्योंकि उनके मौत के बाद क्लैन में एक भी पर्सन नहीं था जिसने कि उनकी मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया हो, जो कि केवल उसके दादाजी के कारण था, क्योंकि वे यही चाहते थे कि कोई भी उनके मौत के लिए छोटे वैली मास्टर को जिम्मेदार ना ठहराए। बाद में उसके फादर उसे कुछ देते हुए कहता है ये उनके द्वारा तुम्हारे लिए छोड़ा गया है, जो कि शायद किसी तरह का संदेश या फिर कोई पोयम होती है। मैं चलो केवल एक पैराग्राफ बताता हूँ। जब मैं उसके काले लबादे को देखता हूँ तो मुझे वे दिन याद आते हैं जब मैं उनके पीछे पीछे जाता था। भले ही समय कितना भी बीत जाए, मैं उन वर्षों को कैसे भूल सकता हूँ, चाहे फिर वो सपना ही क्यों न हो। हम देखते हैं वैली मास्टर जिसे पढ़ने के बाद कहता है वो अपने वफादारी पर अंतिम समय तक अडिग रहे, फिर भी मैंने उनकी भक्ति और इच्छा का मजाक
आया, पर अब नहीं। मैं कसम खाता हूँ आपकी इच्छा को मैं आगे बढ़ाऊंगा ताकि आपका खोया हुआ सम्मान वापस मिल सके। आपकी वफादारी को मैं कामयाब करूंगा, भले ही इसे पूरा करने में मेरे ऊपर कितना भी भयानक दाग लग जाए, चाहे फिर मुझे वर्षों तक इंतजार ही क्यों न करना पड़े। मैं इस मुखौटे को लगाकर उन्हें धोखा दूंगा और उस दिन का इंतजार करूंगा जब मेरे लॉर्ड वापस आएंगे। इसी के साथ अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर के वोजोंग से कहता है तुम उस मार्शल आर्ट के बारे में कैसे जानते हो और तुम हो कौन? चंद्रशिला स्वॉर्ड टेक्निक का वंशावली बहुत समय पहले ही खत्म हो चुकी है, यहाँ तक कि पीछे छोड़ा गया एकमात्र किताब को भी पढ़ने वाला कोई भी नहीं बचा, बाद में वो भी खो गया। तो बताओ मुझे तुम हो कौन? जिस पर जोंग कहता है एक बार देखना 100 बार बताने से अच्छा होता है, इसीलिए ध्यान से इसे देखना। इतना बोलते हुए वो किसी को तो रिलीज करता है, जिसको देखता हुआ वैली मास्टर के होश उड़ चुके थे और वो अपने मन में कहता है मेरे दादाजी हमेशा उसके बारे में बताते रहे जब तक कि मैं थक नहीं गया। उसकी रक्त लाल आंखों वाली अद्वितीय सुंदरता ये वही है, पर उनके बताने अनुसार से भी ज्यादा पावरफुल और सुंदर। इतना सोचते सोचते वो तुरंत ही रेड के सामने झुकते हुए कहता है मैं लिक क्लैन का हेड ली जियोंग आपको ग्रेट करता हूँ मैं लेडी। जो देख रेड कहती है मैं जानती थी लिक क्लैन भले ही कितना ही समय क्यों न बीत जाए उनकी वफादारी कायम रहेगी। बाद में वो जोंग से कहती है तो बताओ मोटल ये कैसा रहा? जिस पर जोंग वो सोचता है क्या वो एक ग्रज स्पिरिट बनने के बावजूद भी अभी भी इंसानों पर भरोसा करती है? कितना बेवकूफाना है। हालांकि मुझे नहीं लगा था कि 100 सालों बाद भी वो सच में अभी भी वफादार होगा। मैं बस रेड को निराश होते हुए देखने का इंतजार कर रहा था, पर खैर ये अपने आप में भी उतना बुरा भी नहीं है। इतना बोलते हुए वो अपने पपेट डॉल को बाहर निकाल लिया था। वहीं दूसरी तरफ रेड वेली हेड को बोल ही रही थी उठने के लिए, तभी जोंग अपने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देता है और आगे उसे कुछ भी वेली हेड से बात करने देने से पहले ही उसे वापस बुला लेता है। जो देखता हुआ वेली हेड भी कुछ भी नहीं समझ पाया होता है कि आखिरकार उसकी माय लेडी गई कहाँ पर हम देखते हैं रेड वापस अंदर जाने के बाद गालियां देते हुए जोंग पर चिल्ला रही होती है, पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो वेली हेड से कहता है वो तो तुम्हारे आंखों के सामने ही है। जो सुन वेली हेड के साथ साथ रेड भी चौंक गई होती है और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो किस बारे में बात कर रहा है। तो जोंग उन्हें बताते हुए कहता है उसने मुझे पोजेस किया है, जिसके कारण उस पूरे जगह पर एक बड़ी सी खामोशी छा गई थी। पर जोंग वो अंदर ही अंदर सोच रहा था भले ही रेड उस पर भरोसा करती हो, पर मैं नहीं। बेहतर होगा ऐसी सिचुएशन में उसे कंट्रोल में रखना और तुम्हारी पीढ़ियों की वफादारी को ले लेना। ये सब सोचने के बाद वो वेली मास्टर को कोई चीज देता है, जिसको पाकर वेली मास्टर की रूह तक कांप जाती है और वो जोंग से कहता है क्या यह वही टेक्निक है मिस? क्या आपने इसे पूरा कर लिया है? ये सब बोलता हुआ वो फिर से अपने दादाजी की बातों को याद करता है, जहाँ पर उसके दादाजी ने बताया था उन्होंने और मैंने मिलकर इनविजन फ्लेम को कल्पना की थी, पर जब तक हम इसे पूरा कर पाते तब तक वो त्रासदी हो गई। उन बातों को याद करता हुआ प्रेजेंट में वेली मास्टर कहता है मेरे क्लैन का एस्पिरेशन अब मेरे हाथ में है। गर्मयांग को गेसु से यांग तक तुरंत ट्रांसफर करना। ये सोचना भी दुर्लभ है कि आप इतनी आसानी से इसे कर लेंगे। सच में आप अद्भुत हैं। जो सुनी रेड कहती है ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं इसे तभी समझी जब मैं मर गई और मेरी घोस्ट आई ओपन हुई। इसके अलावा उस कमीने को लिक क्लैन के बारे में बताते हुए मैंने सारी चीजों को उसे समझा दिया है, इसीलिए अब वेली मास्टर उस कमीने पर और भी ज्यादा विश्वास करने लगेगा। बेकार है। हम देखते हैं वेली मास्टर कहता है ऐसा लगता है कि सारी टेक्निकें लिखित रूप से नहीं दी गई थी। जोंग बताता है हाँ सही कहा तुमने, इसीलिए अब भले ही तुमने उस टेक्निक को पूरा कर लिया है, पर फिर भी तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि पहले भी तुम अपने क्लैन को दोबारा रिस्टोर करने के उतावलेपन में उसके परिणाम को भोग चुके हो। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से वही गलती करो। वेली मास्टर जो कि सुन बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था, बाद में एकदम से ही सीरियस होते हुए उसके सामने अपने घुटनों पर आते हुए कहता है मैं केवल टेक्निक के कारण आपके सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि आप एक ग्रज स्पिरिट बनने के बावजूद भी हमारे क्लैन को रिस्टोर करने के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए मैं फिर से चंद्रशिला के मास्टर के सामने अपने निष्ठा का शपथ लेता हूँ। उसे इस तरह देख रेड जोंग को समझाती है क्या तुम अभी भी नहीं देख पा रहे हो? ये लोग ऐसे ही हैं। अपने अविश्वास को त्यागो और लिक क्लैन पर भरोसा करो। वो भरोसा करने लायक है, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। इससे आगे मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझती हूँ और ना ही तुम्हें लिक क्लैन के मामले में कोई सलाह दूंगी और ना ही कोई मदद करूंगी। इतने में ही वेली हेड अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है हालांकि मैं लेडी
क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जोंग बोलता है और वो क्या है? तो वेली हेड बताता है ये काउंसिल और घोस्ट के बीच हुई ग्रेट वार के बारे में है। जोंग जो कि सुन काफी हैरान हुआ था क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वेली हेड उसे बताना शुरू करता है। 100 साल पहले काउंसिल और घोस्ट के बीच हुई ग्रेट वार के कारण मेरे दादाजी को गद्दार का करार दिया गया और उन्हें ग्रेट ह्यूमिलिएशन से सफर करना पड़ा। इसीलिए मैं उस दिन के बारे में सच्चाई को सुनना चाहता हूँ। जोंग जो कि सुन रेड की ओर देखने लगता है, पर रेड उसकी मदद से इनकार करते हुए कहती है मेरी तरफ मत देखो, तुम्हें जो करना है करो। वैसे भी तुम्हें इस बारे में अभी बताना ये उचित नहीं होगा। हालांकि यदि तुम अपने झूठ को स्वीकार करते हो और इसे मुझ पर छोड़ देते हो तो आगे वो कुछ बोल पाती। तभी जोंग कहता है वेली मास्टर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मैं यह जानने को काफी ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार काउंसिल को उस ग्रेट वार के बारे में कैसे पता चला। तो वेली हेड वो कहता है माफ करिएगा पर मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको पूरी तरह से ठीक बता सकता हूँ। जिस पर जोंग कहता है कोई बात नहीं, जो भी तुम्हें पता है वो मुझे बताओ। जोंग को इस तरह वेली हेड से बातों को निकालते हुए देख रेड कहती है तुम कर क्या रही हो? तो जोंग बताता है तुम्हें मुझे पहले ही सलाह दे देनी चाहिए थी। रेड जो कि सुन काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है इसे यहीं पर रोक दो। पर जोंग उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सोचता है क्या मुझे इस तरह से उस ग्रेट वार के बारे में पता चलेगा? सच में ये जानना बहुत ही ज्यादा क्यूरियस मुझे कर रहा है। चंद्रशिला स्वॉर्ड की मास्टर यानी कि रेड, अर्थ एंड हेवन काउंसिल, इन दोनों के बीच आखिर ये किस तरह का युद्ध था और वो कैसे ग्रज स्पिरिट में बदले? ये सब सोचता हुआ वो इंतजार कर ही रहा था वेली मास्टर के कुछ बताने की। तभी रेड फिर से चिल्लाते हुए कहती है तुम कमीने मोटल कहीं के, मैं इस डॉल को एक ही बार में तोड़ डालूंगी। इसी तरह वे लोग आपस में बहस कर ही रहे थे तभी उन लोगों को अचानक ही कुछ महसूस होता है जिसके चलते वे सब के सब हैरान हो गए थे। और रेड कहती है अभी अभी ये क्या था? दूसरी तरफ वेली मास्टर जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जोंग वहाँ से जाते हुए उसे बताता है वेली मास्टर प्लीज आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं वापस आकर आपसे मिलता हूँ। इसी के साथ हम पहाड़ियों के बीच देखते हैं जहाँ से की एनर्जी बहुत ही ज्यादा लीक हो रही थी और व्हाइट अपने घुटनों पर जोंग के मास्टर और बुढ़ऊ के सामने बैठा हुआ था। साथ ही उसकी हालत वो काफी बुरी हो चुकी थी। वहीं बुढ़ऊ कहता है मुझे अंदेशा तो था लेकिन लगा नहीं था कि मैं सही रहूंगा। मेरा गो पॉइजन अब मेरे सामने है। इसी के साथ हम 30 मिनट पहले देखते हैं जब एक बंदा पकड़े गए सभी जासूसों को अपने साथ लेकर जा ही रहा था, तभी जंगलों के बीच उसके सामने जोंग का मास्टर और बुढ़ऊ आ जाता है, जिसके चलते वो उनके सामने रुकते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है सीनियर वॉरियर बोंगियांग और ओरिजिन डेथ पवेलियन का मास्टर ये तो आप हैं। जिस पर बुढ़ऊ पूछता है तुम कहाँ पर जा रहे हो? वो बंदा बताता है मैं अपने साथ पकड़े गए जासूसों को लेकर जा रहा था। जो सुन बुढ़ऊ उस कैरेज को चेक करने लगता है तो वो बंदा कहता है वैसे आप लोग यहाँ कॉर्प्स वैली में क्या कर रहे हो? लेकिन बुढ़ऊ उसकी बातों का ना जवाब देते हुए उल्टा उससे पूछता है क्या ट्रायल के बीच कोई अनयूजुअल बातों को तुमने नोटिस किया है? यहाँ तक कि छोटी मोटी बातें भी तुम मुझे बता सकते हो। वो बंदा जिस पर सोचते हुए बताता है ऐसी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक अजीब घटना जरूर घटी थी। एक बच्चा जिसका की नाम जोंग था उसने शिकारी मारियांग को मारा था। जो सुन वो दोनों ही हैरानी में कहते हैं सच में उसने मारियांग को मार डाला? आगे जोंग का मास्टर बताता है मास्टर यह वही बच्चा है जिसको कि ट्रायल से बाहर लाने के लिए मैंने आपसे कहा था। बुढ़ऊ जो कि सुनता हुआ सोचता है केवल 1 महीना ताओस्ट को सीखने के बाद ही वो मारियांग को मार सकता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर अविश्वसनीय टैलेंट है। इतना सोचने के बाद वो कहता है मुझे उससे खुद मिलना है, पर उससे पहले चलो उस चीज को ढूंढते हैं जिसे कि हमने खो दिया है। इतना बोलने के बाद वो तुरंत ही अपने किसी तरह के फॉर्मेशन को ऑन करता है जिसके चलते उस पूरे जगह पर एनर्जी का बाढ़ आ गया था। और अभी अभी आया हुआ बंदा वो चिल्लाते हुए कहता है आप ये कर क्या रहे हो? वही जोंग का मास्टर हैरानी में सोच रहा होता है यह कर्स बैरियर आखिरकार वो इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा है जो कि केवल भूतों को पकड़ने के काम आता है। इससे आगे वो कुछ सोच पाता तभी उसका मास्टर कैरेज के अंदर से यांग के बॉडी के अंदर से व्हाइट को खींचकर बाहर निकाल लेता है। बाद में उसके साथ कुछ करते हुए उसे एक ही जगह पर बांध दिया होता है, जिसको देखता हुआ जोंग का मास्टर कहता है क्या यही आपका गो पॉइजन है? बुढ़ऊ बताता है हाँ सही कहा, अगर थोड़ा समय और होता तो वह ब्लू स्पिरिट बन सकता था। तो जोंग का मास्टर कहता है हाँ पर फिर भी ये अद्भुत है। वही व्हाइट अपनी पूरी ताकत को लगाते हुए बुढ़ऊ के बैरियर से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए सोचता है यह वही है जिसने
जिसने कि मुझे उस नर्क में धकेला था, मैं उसे बुरी तरह से कुचलना चाहता हूँ। वह एक राक्षस है जो कि इंसानी रूप में जन्मजात प्रतिभा के ऊंचाइयों तक पहुँच गया है। ये सब वो सोचता हुआ वहाँ से भागते हुए कहता है, मुझे मास्टर को ढूंढना होगा। जो देखता हुआ जोंग का मास्टर उस पर अटैक करते हुए कहता है, ऐसा सोचना भी मत। इसी के साथ वो उसे वहीं पर रोक दिया था। जबकि इधर व्हाइट कहता है, क्या मैं इसी तरह खत्म होने वाला हूँ? वहीं बुरहो अपने विल टेमिंग डिवाइन एक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है, अब मेरे बनने के लिए तैयार हो जाओ। साथ ही अंदर वो सोच रहा था, इस तरह के स्पिरिट को कंट्रोल करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक बार मैं अगर इसमें सफल हो जाता हूँ तो मैं उसे भी काबू में कर सकता हूँ, जिसे कैलेमिटी कहा गया। ये सब सोचने के बाद वो डरावनी हंसी के साथ कहता है, चलो अब मुझे मास्टर कहो। पर व्हाइट उसके सामने ही थूकते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो और बाहर में जाओ बुरे आदमी। क्योंकि अब वहाँ पर जोंग पहुँच चुका था, जो कि कहता है, एल्डर लगता है कि आप किसी और के कुत्ते को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो। वहीं जोंग का मास्टर बताता है, ये वही बच्चा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसी के साथ वो जोंग से कहता है, चलो जल्दी से ग्रीट करो, ये तुम्हारे ग्रैंड मास्टर हैं। जो सुन जोंग तुरंत ही बुरहो के सामने अपने ग्रीटिंग को पेश करता है, लेकिन बुरहो वो काफी ज्यादा गुस्से में था और उससे कहता है, तुमने जो पहले कहा था वो दोबारा कहो, क्या सच में तुम उसके मास्टर हो? उसे इस तरह देख जोंग का मास्टर उन दोनों के बीच में आने की कोशिश तो करता है, लेकिन बुरहो का गुस्सा वो बेहद ही ज्यादा अधिक था, जिसके चलते वो अपनी एनर्जी को भयानक तरीके से बाहर निकालने लगता है। जिन्हें देखता हुआ जोंग अपने मन में कहता है, वो सच में एक मॉन्स्टर है। बाद में उससे कहता है, आपने सही कहा, मैं ही उसका मास्टर हूँ। इस चीज से बुरहो और जोंग का मास्टर दोनों ही हैरान थे। बाद में बुरहो कहता है, ठीक है तो मेरे सामने इस ग्रज स्पिरिट को कोई ऑर्डर दो। जोंग जिस पर जैसे ही व्हाइट को अपने पास बुलाता है तो वो तुरंत ही उसके पीछे जाकर खड़ा हो चुका था। जोंग का मास्टर जो देख कहता है, तुमने ये क्या कर दिया? जोंग बताता है, कुछ खास नहीं, पर आप लोग इसे लेकर इतना चिंता क्यों कर रहे हो? जोंग का मास्टर जिस पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, अब सच्चाई को बको। जोंग उसे इस तरह देख कहता है, क्या वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? बेवकूफ कहीं के, मैंने उस समय अपने नकली नाम का यूज किया था, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। पर चलो तुम लोगों के साथ थोड़ा सा खेला जाए। इतना सोचने के बाद वो नाटक करने लगता है उसके कंट्रोल में आने के, जिसे देख व्हाइट घबराते हुए सोचता है, क्या सच में मास्टर को कंट्रोल कर लिया गया है? इधर इन लोगों को भी लगता है कि अब सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। तो जोंग का मास्टर बुरहो से कहता है, अब आप उनसे जो पूछना है पूछ सकते हो। तो बुरहो जोंग के पास जाकर उसे काफी जोरदार चमाटे को लगाते हुए कहता है, जल्दी से सच्चाई को बको। इसी के साथ वो उसे बुरी तरह पीटने के बाद उसे खड़ा करता है और आगे से रिप्लाई आने का इंतजार कर ही रहा था। तभी उन लोगों को कुछ अनयूजुअल महसूस होता है और हम देख पाते हैं जोंग धीरे धीरे लगातार कुछ तो बक रहा था। इसलिए बुरहो उससे कहता है, तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से सच्चाई को बको। जो सुनता हुआ जोंग तुरंत ही क्रीपी स्मेल के साथ उसके सीने के आर पार अपने हाथों को कर देता है, जिसके चलते दर्द के मारे बुरहो एक भयानक चीख को बाहर निकालता है। लेकिन जोंग वो बोल रहा था, खुद को ज्यादा समझना भी मौत का कारण बन सकता है, तो अब मरो। भले ही तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग ताओस्ट है, लेकिन अभी भी तुम्हारी बॉडी बस एक मामूली इंसान की है। जबकि दूसरी तरफ जोंग का मास्टर उसे कंट्रोल करने में असफल। सोच रहा था मुझे उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, उसके भयावह टैलेंट को देख मैं अंधा हो चुका था। आखिरकार मैं उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? इतना सोचते हुए वो तुरंत ही पीछे हटता हुआ दो पपेट को बाहर निकालते हुए डिवाइन जनरल जो कि हाईएस्ट दाव पर होता है उसे समन करता है और जोंग को चेतावनी देते हुए कहता है, जल्दी से मेरे मास्टर को छोड़ दो। जोंग जो कि देख कहता है, वाकई में तुम कमाल के हो, मुझे अभी भी काफी कुछ सीखना है। तो जोंग का मास्टर बोलता है, अपना मुंह बंद करो, क्या तुमने कभी भी मुझे अपना मास्टर माना भी है? जोंग बताता है, हाँ बिल्कुल, आप हमेशा मेरे मास्टर रहेंगे। साथ ही वो सोच रहा था, इन पपेटों की ऊर्जा वो बेहद ही ज्यादा अधिक है, मैं अकेले व्हाइट के साथ इनसे नहीं लड़ सकता और न ही रेड को बुला सकता हूँ। तो अब इतना सोचने के बाद वो कहता है, मास्टर मुझे अनुमति दीजिए आपको एक उपहार को देने की। जो सुनता हुआ जोंग का मास्टर वो हैरान हो ही रहा था। तभी जोंग बुरहो के सीने से उसके दिल को खींचकर बाहर निकाल लेता है। जो देख जोंग का मास्टर कहता है, कमीने तूने ये क्या कर दिया? तो जोंग बताता है, मैं तो केवल आपको एक अवसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। जोंग का मास्टर जो कि सुन कुछ भी नहीं समझ पाया होता है तो जोंग उसे कहता है कि आप ओरिजिन डेथ पवेलियन के हेड के पोजीशन पर नहीं बैठना चाहते। जो सुन जोंग के मास्टर को पहले तो बहुत ही बड़ा झटका लगता है, बाद में वो आगे बढ़ते हुए कहता है, ये सच है, मुझे अपने मास्टर से ज्यादा लगाव नहीं था, लेकिन एक शिष्य के रूप में अपने मास्टर को ना बचा पाना ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इससे यहाँ तक कि मेरे करंट पोजीशन भी जा सकती है। तो जोंग कहता है, आप इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना बोलते हुए वो किसी तरह के अजीब से
टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसके बारे में जोंग का मास्टर ने ही उसे पहले बताया था। पर इसमें बड़ी दिक्कत ये थी कि इसे परफॉर्म करने के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में डेथ क्यूआई की आवश्यकता पड़ती थी। इसीलिए जोंग के मास्टर को जरा सा भी नहीं लगता था कि ये कोई भी कर सकता है। बिना इस चीज को जाने कि जोंग ने ऑलरेडी अनगिनत लोगों को मार कर उसके अंदर से डेथ क्यूआई को एब्जॉर्ब किया है, जिसके चलते वो बिना किसी दिक्कत के ब्रो की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। जोंग का मास्टर जो कि देख काफी ज्यादा हैरान था। वहीं जोंग उसे बताता है अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो ओरिजिन डेथ पवेलियन के हेड के पोजीशन तक पहुंचने में। तो बताइए क्या आप अभी भी मेरे ऑफर को अस्वीकार करेंगे? जिस पर जोंग का मास्टर वो हंसते हुए कहता है कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कल रात मैंने इतनी भयानक सपने को क्यों देखा। ठीक है चलो मैं तुम्हारे ऑफर को स्वीकार करता हूँ। जिस पर जोंग वो स्माइल करने लगता है, पर साथ ही वो अपने पीछे खड़ा व्हाइट की खोई हुई शक्ति को भी अपने डेथ क्यूआई के साथ रिकवर कर रहा था, जिसके चलते व्हाइट वह एक क्रीपी स्माइल को करता है। लेकिन मास्टर ने उसके सामने 3 शर्तें रखी थी, जिनमें कि पहला था आखिरकार ब्रेसलेट ने उस पर काम क्यों नहीं किया, और दूसरा लाश को कंट्रोल करने वाला 6 मैन नेक्रोमेंसर वो कैसे कर पाया, और तीसरा उसे खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। जोंग जिनमें की पहले वाली दोनों शर्तों के लिए बिना किसी दिक्कत के मान जाता है, लेकिन तीसरे शर्त में वह अपने ब्रेसलेट को उसे वापस करते हुए कहता है आपको मेरे ही जैसे सेम शपथ को लेकर मेरा कुत्ता बनना होगा, जिससे कि मेरे पास कोई भी वजह ना हो आपको नुकसान पहुंचाने की। जो सुनता हुआ जोंग का मास्टर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसके चेहरे की ओर देखता है तो जोंग वो पूरी तरह से अपने तीसरे शर्त के लिए सीरियस था। इसीलिए वो उससे कहता है बेवकूफ कहीं के, लगता है तुम मरने के लिए सच में बहुत ही ज्यादा बेसब्र हो। इसी के साथ वो अपने दोनों ही डिवाइन जनरल को उस पर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है, और वो दोनों ही काफी ही ज्यादा स्पीड में जोंग पर अटैक तो करता है। लेकिन जोंग उनके अटैकों से बचते हुए अपने मास्टर से कहता है आपका पहला शर्त आखिरकार होत ने मुझ पर काम क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा असली नाम जोंग नहीं झैंग है, इसीलिए जब आप मेरे प्रति शपथ ले तो इसे ध्यान रखिएगा। जिस पर मास्टर कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, जैसे मानो कि तुम पहले ही जीत चुके हो। साथ ही वो सोच रहा था तुम्हारे ये आम टेक्टिक मैं उससे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, तुम कभी भी डिवाइन जनरल को अकेले नहीं हरा सकते। यहाँ तक कि तुम्हारी वह व्हाइट स्पिरिट ने भी फिलहाल के लिए अपनी सारी शक्तियां खो दी है। ये सब सोचता हुआ वह दोनों डिवाइन जनरल की मदद से उसे काफी ही ज्यादा जोरदार हिट को देता है, जिसके चलते जोंग काफी ही दूर जंगल में उड़ते हुए जाता है। बाद में वो जब खुद को संभाल कर सामने की ओर देखता है तो वो देख पाता है मास्टर वो किसी अजीब ही टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे कि बहुत ही भयंकर तरीके से थंडर बाहर की ओर निकल रही होती है। बाद में वो उससे कहता है यही अंत है, तैयार हो जाओ। जिस पर जोंग हंसते हुए कहता है क्या सच में? इसी के साथ वो व्हाइट को आवाज देते हुए ऑर्डर देता है इन्हें बांध लो। जो सुन व्हाइट तुरंत ही आगे बढ़ता है और मास्टर को बुरी तरह अपने चेन के साथ बांध लिया था, जिसे देखता हुआ मास्टर कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, वो कैसे इतनी जल्दी बिना डेथ क्यूआई के रिकवर कर सकता है। तो व्हाइट उससे कहता है तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाह थे। इतना बोलते हुए वो उसे काफी ही ज्यादा जोरदार तरीके से पैर के साथ मारता है और उसका बैलेंस वो बिगाड़ चुका था, जिसके चलते मास्टर का जादू वो खत्म हो जाता है और दोनों ही डिवाइन जनरल उसी समय एक बड़े धमाके के साथ वहीं पर तबाह हो चुका था। वहीं जोंग वो आगे बढ़ते हुए कहता है चलो अब आपकी दूसरी शर्त को पूरा किया जाए। आखिरकार मैंने कैसे 6 मैन नेक्रोमेंसर को किया? तो इसका कारण मेरा डेथ क्यूआई था, मेरा की सेंटर डेथ क्यूआई से बना हुआ है। जो सुनता हुआ जोंग का मास्टर कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, भले ही उसका असली नाम जोंग नहीं है, लेकिन आखिरकार कैसे उसका क्यूआई सेंटर डेथ क्यूआई से बना हो सकता है? ये सब सोचता हुआ वो परेशान हो ही रहा था, तभी जोंग कहता है चलिए मैंने आपकी दोनों शर्तों को पूरा कर दिया, तो अब क्या आप शपथ को लेने के लिए तैयार हैं? जिस पर मास्टर कहता है मेरे साथ मत उलझो, मैं कभी भी शपथ को नहीं लूंगा। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही जोंग की ओर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था, क्योंकि जोंग की आंखों में ऐसा देखने से लग रहा था कि मानो वो चाहता हो कि मास्टर रेजिस्ट करे, जिसके चलते वो काफी ज्यादा घबराया हुआ तुरंत ही जोंग के हाथों से उस ब्रेसलेट को लेते हुए जोंग के प्रति अपने शपथ को ले लेता है। इस कारण से जोंग वो बेहद ही ज्यादा खुश था और इसके लिए अपने मास्टर को शुक्रिया बोलता है। कुछ समय बाद सारी चीजें निपटाने के बाद वो जब वापस आ रहा था तो वो अपने मन में सोचते हुए कहता है हर किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन सीनियर ब्रदर टाई झाओ को नहीं, जो कि इतने कम उम्र में सोलर ताओस्ट तक पहुंच चुका है और 2 बीविचिंग बीस्ट को कमांड करता है। मैंने उस बच्चे को इसके बारे में चेताया था। हम देखते हैं जब उसने जोंग को इसके बारे में बताया तो जोंग ने उससे कहा था अब सारी चीजें मैं ही आपको दूं, आप ब्रो की मदद से ओरिजिन डेथ
डेथ पवेलियन के हेड के पोजीशन तक पहुंच सकते हो, तो अब आने वाले बीच में उस बाधे को खुद ही संभालो। ये सब सोचता हुआ वो प्रेजेंट में कहता है, अगर हालात इस कदर तक इस सिचुएशन में पहुंच चुकी है तो या तो सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं। भले ही मैं उस कमीने से हार गया हूँ, पर फिर भी उसके टैलेंट को नकारा नहीं जा सकता। अगर एक बार मैं इसमें सफल हो गया तो सबसे बड़े मास्टर और ओरिजिन डेथ पवेलियन का हेड बन जाऊंगा। लेकिन सारी चीजें सही होने के बावजूद भी मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है मानो मैं कोई जरूरी चीज को भूल रहा हूँ। हम देखते हैं वह जोंग के असली नाम को भूल रहा था, क्योंकि शपथ लेने के बाद जोंग ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो उसके असली नाम को भूल जाए, यानी कि जोंग के असली नाम को। साथ ही उससे उसने यदि है तो और भी ब्रेसलेट को मांगा था, लेकिन मास्टर उसे बताता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये केवल 4 है जो कि स्वर्ण मूल के धर्मगुरु म्योंगयोल द्वारा तैयार किया गया था, जो कि 6 ताओस्ट देवताओं में से एक है। ये एक ही है जो कि मेरे पास थे। यह उन चारों में से इकलौता है जो कि मेरे मास्टर को उपहार में मिला था जब वह 64 ताओस्ट मंडपों के सभा में भाग लिया था। इस जैसा बनाने के लिए मेरे मास्टर ने 10 को रिसर्च की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जोंग जो कि सुन कहता है, अरे यार चलो कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ किसी दिन मुझे वो मिल पाएंगे। इसी के साथ अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर के जोंग उसी ब्रेसलेट वाली बात को लेकर सोच में डूबा ही था। तभी वहाँ पर वेली मास्टर आता है, जिसको देख जोंग कहता है, तो क्या अब हम अपनी बातों को कंटिन्यू करें? जिस पर वेली मास्टर उसे बताने ही वाला था, तभी रेड जोंग से कहती है, मोटर रुक जाओ। पर जब जोंग नहीं मानता है तो रेड उसे सीरियस टोन में कहती है, मैं तुमसे सिंसियरली बोल रही हूँ, अभी उससे कोई भी सवाल मत पूछो। जब समय आएगा तो नेचुरली तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएगा। इसके अलावा यदि तुम अभी इस मामले को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें रिचुअल ऑफ थॉट डिस्ट्रक्शन के 8 फॉर्मों में से एक को सिखाऊंगी। जिस पर जोंग बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ था। साथ ही वो सोच रहा होता है, जब मैंने उसे रिचुअल ऑफ थॉट डिस्ट्रक्शन के फॉर्म को सिखाने के लिए कहा था, तब वो उस पर चर्चा भी नहीं किया था और बताया था कि मैं इसे खुद से ही समझूं। पर अब वो इतनी आसानी से तैयार हो गई। क्या सच में वो अपने पास्ट से इतना नफरत करती है? जोंग को इस तरह खामोश देख रेड कहती है, यदि तुम्हारे हाँ है तो अपनी उंगली को उठाओ। जोंग जो कि सुन सोचता है, अरे यार चलो जो कारण भी हो, फिलहाल के लिए इसे छोड़ते हैं। इतना सोचने के बाद वो उसे 2 उंगली दिखाता है, यानी कि उसे केवल एक फॉर्म नहीं बल्कि 2 फॉर्म सीखना था। इसीलिए रेड उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें एक भी ना सिखाऊं और तुम 2 सिखाने की बात करते हो। जिस पर जोंग बोलता है, ठीक है तो सौदे के बारे में भूल जाओ। रेड जिस पर ना चाहते हुए भी थोड़ी देर सोचने के बाद उसके सौदे के लिए मान जाता है। इसीलिए जोंग वेली मास्टर से कहता है, माफ करिएगा वेली मास्टर, मैं इस कहानी को कभी बाद में सुनूंगा। फिलहाल के लिए मुझे एक काम याद आया है तो मैं आपसे किसी और समय पर मिलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ रेड वो सोच रही थी, रिचुअल ऑफ थॉट डिस्ट्रक्शन के एक भी फॉर्म को सीख लेने के बाद अनंत संभावनाएं प्राप्त होती है। हालांकि इसे अगर सही समय पर नहीं सीखा गया तो इसकी इफेक्टनेस वो कम हो जाती है। इसीलिए मैं उसे सही समय पर आने पर इसे सिखाना चाहती थी, लेकिन यह कमीना, खैर किसी और के मुंह से उस घटना के बारे में सुनने से यह बेहतर ही है। दूसरी तरफ जोंग वहाँ से जाते जाते एकदम से ही पीछे मुड़कर वेली मास्टर से पूछता है, वैसे आपके हिसाब से मेरी मार्शल स्किल वो किस लेवल पर है? तो वेली मास्टर उसे देखते हुए थोड़े समय सोचने के बाद कहता है, मेरे हिसाब से आप अभी भी फर्स्ट रैंक पर हैं। जो सुन जोंग खुद को देखते हुए सोचता है, क्या सच में आम लोग मेरे डेथ क्यूआई के कारण मेरे असली लेवल को नहीं देख सकते? वाकई में ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। इतने में ही वेली मास्टर फिर से कहता है, क्या माय लॉर्ड आप अपनी एनर्जी को छुपा रहे हो? तो जोंग बताता है, नहीं तुमने जो कहा वो सच है, मैं वाकई में फर्स्ट रैंक पर हूँ। जो सुन वेली मास्टर वो बहुत ही ज्यादा निराश हुआ था। इसीलिए जोंग उससे कहता है, क्या आप निराश हो? तो वो बताता है, नहीं, पर उसकी निराशा पूरी तरह से उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। इसीलिए जोंग उससे कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि यह बॉडी मुझे आधे महीने पहले ही मिला था और इसका पुराना ओनर वो 3rd रैंक पर भी नहीं पहुंचा था। इसीलिए मैं शुरुआत से ही शुरू कर रहा हूँ। जिस पर वेली मास्टर की निराशा वो आश्चर्य में बदल जाती है और वो खुश होते हुए कहता है, वाकई में आप केवल आधे महीने के अंदर ही फर्स्ट रैंक पर पहुंच चुके हैं, ये तो कमाल है। बताइए आपको ओरिजिनल लेवल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? जो सुन जोंग थोड़ा सा सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं पता आखिरकार रेड वो कितने लेवल पर थी और न ही वो मुझे इसके बारे में कुछ बताया है। इसीलिए अगर मैं समझदारी से जवाब देना चाहूँ तो 10 साल ये बिल्कुल ही परफेक्ट होगा, लेकिन 10 साल बहुत ही ज्यादा लंबा है। इसीलिए वो केवल 2 साल बोलता है, जिसके चलते वेली मास्टर हैरान तो होता ही है। साथ ही रेड भी पूरी तरह से चौंक चुकी थी, क्योंकि 2 सालों के अंदर जनित लेवल पर पहुंचना ये कोई बच्चों का खेल नहीं। इस लेवल पर वर्तमान की दुनिया में
में 6, 7 एंड 8 स्टार के मेंबर ही पहुंच पाए हैं। यही कारण था कि वैली मास्टर के खुशी के मारे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। पर रेड हुआ तो गुस्से के मारे इतना भड़क चुकी होती है कि जोंग के सामने शर्त ही रख देती है, यदि तुम 2 सालों के अंदर जनित लेवल पर पहुंचने में सफल हो जाते हो तो हमेशा मैं तुम्हें अपना मास्टर कहूंगी और सदैव तुम्हारी सेवा करूंगी। जिस पर जोंग कहता है, उम्मीद है तुम इसे याद रखोगी। दूसरी तरफ बड़ी देर बाद हम उन जॉन को देखते हैं जो कि अपने हाथों में किसी चीज को बड़े ही गौर से देख रहा था और उसी समय को याद करता है जब सैंग के पकड़े जाने से पहले वो भागते हुए उसी चीज को उसे सौंपते हुए कहा था, प्लीज तुम इसे मेरे लिए रख लो। जिस चीज को याद करता हुआ अभी उन जॉन काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, ये अच्छा होता अगर वो मुझसे नफरत करता। मेरे अपने सौतेले भाई के प्रति प्यार ने उसकी जान ले ली, पर फिर भी उसने मुझ पर भरोसा किया। क्यों? ये सब सोचता हुआ वह जॉन को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और अपनी एनर्जी को दीवार पर वेस्ट करने के बाद जब वह शांत होता है तो खुद को कोसने के बजाय पावरफुल बनने का डिसाइड करता है। इतना कि सब के सब उसके सामने झुकेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर ही है जो कि मायने रखती है। इसी के साथ वह एक जगह पर बैठकर खुद को कंसंट्रेट करते हुए वुड हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ 2 सालों के अंदर ही इवोल्यूशनरी यानी कि जनित लेवल पर पहुंचने वाली बात पर रेड और जोंग आपस में बात करते हुए बहस कर ही रहे थे। जोंग को अपने दादाजी की बातें याद आती है, अपनी असली पर्सनालिटी को कभी मत भूलना। इसी के साथ उसे काफी बड़ा झटका लगता है और ऐसा लग रहा था कि उसका सर मानो दर्द के मारे फट रहा हो। वैली मास्टर भी जिसे लेकर घबरा चुका था, पर जोंग उसे शांत रहने के लिए कहता है, साथ ही सोचता है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं भूला है। फिर ये क्या था? मैं तो बस अपने दादाजी के बारे में सोच रहा था। ऐसा लगता है कि उसे जानबूझकर बंद किया गया है। रुको, क्या मेरे दादाजी ने ऐसा किया है? खैर छोड़ो, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। फिलहाल के लिए वो वैली मास्टर से पूछता है, क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसका नाम फैंटम स्वॉर्ड है? तो वैली मास्टर कहता है, क्या आप 6, 7 एंड 8 स्टार के फैंटम स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहे हो? जोंग बताता है, हाँ, क्योंकि मैं वर्तमान मुरिम के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो वैली मास्टर कहता है, ओह तो ऐसी बात है, ठीक है, वो काफी फेमस है। अगर सही शब्दों में मैं उसके बारे में बताऊं तो आज तक कोई भी नहीं है जो कि उसके साथ डुअल में जिंदा बच पाया हो। कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता और न ही यह जानता है कि वो कहां से आया है। वो अचानक ही कहीं से प्रकट हुआ और ऑर्थोडॉक्स के मार्शल आर्टिस्ट से लड़कर खुद को पहचान दिलाया। हालांकि उसके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। उससे लड़ने के बाद एक लौता पर्सन जो कि जिंदा बच चुका है वह टोड पॉइजन किंग है, बैक साहा। वह अर्थ एंड हेवन काउंसिल के 5 किंगों में से एक है। उसके फैंटम स्वॉर्ड से लड़ने वाले अफवाह के बाद एक और अफवाह आई। फैंटम स्वॉर्ड अचानक से ही कहीं पर गायब हो गया और अब उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। तो जोंग कहता है, तो इसका मतलब अभी कोई भी नहीं है जो कि जानता हो फैंटम स्वॉर्ड कहाँ पर है? वैली मास्टर बताता है, सही कहा, पर हो सकता है टोड पॉइजन किंग वो जानता हो आखिरकार फैंटम स्वॉर्ड वो कहाँ पर है। जिस पर जोंग टोड पॉइजन किंग के बारे में सोचते हुए कहता है, ठीक है, तो अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, आखिरकार ब्लड वैली के होने का रीजन क्या है? वैली मास्टर बताता है, इसका रीजन सबसे टैलेंटेड को चुनना है। तो जोंग पूछता है, लेकिन क्यों? वैली मास्टर बताता है, यह जांचने के लिए कि क्या वह अर्थ एंड हेवन काउंसिल का मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है या नहीं। अगर वो अंतिम ट्रायल तक पहुंच जाते हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी हायर अप्स के निगरानी में सीखने की। जोंग जो सोचता है, तो इसका मतलब मैं टोड पॉइजन किंग का भी डिसेबल बन सकता हूँ। वही वैली मास्टर उसके सामने झुकते हुए कहता है, मुझे अपने पहले के बिहेवियर के लिए माफ करिए। आपको आगे एग्जाम की ट्रायल को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एग्जाम से बाहर निकाल दूंगा। तो जोंग कहता है, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय चलिए हम इस मौके को अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। वैली मास्टर जिस पर कुछ भी ना समझते हुए उससे इसके बारे में पूछता है तो जोंग उसे बताता है, जैसा कि आपने पहले कहा, यदि मैं अंतिम ट्रायल तक पहुंच जाता हूँ तो मैं हायर अप्स के डिसेबल बन सकता हूँ। वैली मास्टर बताता है, हाँ सही कहा। तो जोंग कहता है, क्या आपको नहीं लगता अंदरूनी घाव बाहरी घाव से ज्यादा खतरनाक होता है? जो सुन वैली मास्टर शौक के मारे कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरी तरफ उनचान अभी भी अपनी पूरी कोशिश करते हुए सोच रहा था, साइड इफेक्ट के दर्द के कारण मैंने इसे प्रैक्टिस करना बंद कर दिया था, लेकिन ये काम करता है, इसीलिए मुझे इसे करना ही होगा। कम समय में ज्यादा पावरफुल बनने का कोई
कोई और तरीका नहीं है। जोंग तुम याद रखना, सबसे ऊपर मैं रहूंगा, तुम नहीं। ये सब बोलता हुआ वो काफी ही ज्यादा गुस्से में था। अगला सीन कुछ समय बाद का होता है, जहाँ पर के जोंग ने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया था, पर उसे और लोगों की आवश्यकता थी। इसीलिए महुआ हाउस की लड़की बताती है, मैंने और योम ने अलग अलग लोगों को अपने साथ लिया था, पर अब वे हमारे साथ नहीं है। जोंग बताता है छोड़ो। बाद में वो एक बंदे की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो बंदा आगे आते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो, मैं यहाँ पर योमजा यानी कि नंबर 2 के कारण ज्वाइन हुआ था, लेकिन अब एक लड़की की तरह दिखने वाला लड़का वो लीडर की तरह ऑर्डर दे रहा है। यह कितना बकवास है, क्या तुम लड़ना जानते भी हो? उसे इस तरह देख बाकी के बच्चे कहते हैं, तुम कर क्या रहे हो, पीछे आ जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं है योमजा उसके हाथों कितनी बुरी तरह पीटा गया। जो सुन वो बंदा कहता है, तुम लोग चुप हो जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, योमजा इसके हाथों पीटा गया हो। जरूर इन तीनों ने मिलकर एक साथ कोई प्लानिंग बनाई है, या फिर हो सकता है इसने योमजा यानी कि नंबर 2 को किसी तरह का रिश्वत दिया होगा। कहीं तुमने इस लड़के वाले चेहरे का इस्तेमाल तो नहीं किया उसे लुभाने के लिए। नंबर 2 यानी कि योमजा जैसे उसे पीटने के लिए आगे जाने वाला होता है, तभी जोंग उसे रोकते हुए कहता है, कोई आवश्यकता नहीं है, मैं समझ सकता हूँ उसे मेरी ताकत पर संदेह है, तो चलो क्यों ना हम लड़कर ही इस संदेह को दूर कर दें। जिस पर वो बंदा भी पूरी तरह एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं। पर आगे वो कुछ कर पाता इससे पहले ही जोंग अपने अट्रैक्शन स्पेल को कास्ट करता है और सीधे उसके सर को पकड़ता हुआ सीधे जमीन पर मारते हुए उसकी पूरी क्यूआई को एक ही बार में सोख लेता है, जिससे कि वो बंदा वहीं पर बेहोश होता हुआ हार चुका था। वहीं दूसरे बच्चे उन्हें देखते हुए सोचता है, इतनी जल्दी हार गया, क्या यह किसी तरह का टेलीकाइनेसिस था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि दूसरी तरफ जोंग उन लोगों से पूछता है कि क्या कोई और भी है, तो ये सब के सब अपने मुंह फेर लेते हैं। इसीलिए जोंग कहता है, चलो अगर कोई नहीं है तो इसे शुरू करते हैं। जिस पर महुआ हाउस की लड़की के साथ वाली एक पर्सन कहती है, शुरू करे। पर क्या? इधर बेहोश हुआ बंदा होश में आते हुए सोच ही रहा था अभी अभी हुआ क्या। तभी जोंग उसके पैरों को वहीं पर तोड़ देता है, जिससे कि वो समझ पाता उससे पहले ही भयानक दर्द उसे होना शुरू हो चुका था। वहीं एक बंदा कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया जब वो पहले से ही हार चुका था? तो जोंग जिस पर उसे बताता है, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो, यह सिर्फ उसके साथ ही खत्म होने वाला नहीं है। जो सुनता हुआ वो बंदा और भी ज्यादा हैरान हो चुका था। वहीं जोंग आगे बताते हुए कहता है, मैं अब से काफी ज्यादा बिजी होने वाला हूँ, इसीलिए जो हमारे टीम में नहीं है मैं उनमें से हर एक के हाथ पैर तोड़ डालूंगा इससे पहले कि एग्जाम शुरू हो। इससे वे बच्चे और भी ज्यादा डर चुके होते हैं, लेकिन उस कमरे से केवल चीखें ही बाहर निकलती है, जिससे कि दूसरे कमरे में बैठे हुए बच्चे सुनते हुए कहते हैं, ये किस तरह की आवाज थी। इतना बोलते हुए वे लोग कुछ समझ पाते उसी समय उस कमरे का दरवाजा खुलता है और हम देख पाते हैं जोंग वहाँ पे पहुँच चुका था और आते ही उस कमरे का दरवाजा पहले बंद करता है, बाद में उन लोगों से हेलो कहता है, जिसे लेकर वे लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो उनके साथ भी वही पहले वाला खेल खेलना शुरू कर देता है और एक एक करके जो भी उसके टीम में शामिल होने से इनकार करता उन सभी के हाथ और पैर तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे कि केवल उस कमरे से भी चीखों के अलावा और कुछ भी नहीं निकलता। आगे वो पूरे उस बिल्डिंग में चीखों की कोलाहल मचा दिया था, हर जगह लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। दूसरी तरफ उनचान को हम अपने कमरे में देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन में काफी ज्यादा बिजी था, लेकिन तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है, जिसके चलते वो अपने कल्टीवेशन से बाहर आते हुए कहता है, कौन है? जिस पर कोई पर्सन उसके कमरे में आते हुए बताता है, मेरा नाम मो है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तो उनचान वो बताता है, आखिरकार मैं कैसे अपने सेवियर के चेहरे को भूल सकता हूँ। हम देखते हैं उनचान के एग्जाम के बीच अपनी टीम से अलग हो जाने के बाद कुछ लोगों से यही बंदा था जिसने कि उसे बचाया था, पर अभी वो किसी और कारण से उनचान के पास आया है, क्योंकि उसके सभी टीम मेंबर को किसी अनजान व्यक्ति ने हाथ और पैर तोड़ दिया है और उसे ऐसा लगता है कि कोई है जो कि कंपटीशन को खत्म करना चाहता है। इसीलिए वो उनचान के पास फिलहाल के लिए अपनी टीम में उसे शामिल करने के लिए आया है, क्योंकि उसे शक है पहले वाले दोनों ट्रायलों में फर्स्ट रैंक को हासिल करने वाला ऐसा कर रहा है, यानी कि उसे जोंग पर शक है। इसीलिए वो उनचान के साथ मिलकर जोंग को दूसरे लोगों के हाथ और पैरों को तोड़ने से रोकने के कोई तरीके पर काम करना चाहता है। जिस पर उनचान कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो मुझे अपनी टीम में लाना? वो बंदा बताता है, हाँ सही कहा, चलो आ जाओ हम साथ में से करते हैं। उसे इस तरह देख उनचान सोचता है, मुझे अंतिम ट्रायल तक पहुंचने के लिए एक टीम की आवश्यकता है ही, इसके अलावा मैं जोंग को अकेले खुद के दम पर नहीं रोक सकता। तो ठीक है, चलो एक टीम को बनाते हैं। इसी के साथ वो दोनों हाथ मिलाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है उसके सामने खड़ा मुंह वो उससे कहीं अधिक पावरफुल है, पर उसके चेहरे को देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। बाद में मुंह कहता है,
आखिर हम उसे रोकेंगे कैसे? तो हुनचोन बताता है मेरे पास एक तरीका है। इसी के साथ हम 3 दिन बाद देखते हैं जहाँ पर कि थर्ड ट्रायल भी खत्म हो चुका था, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट था। जब वैली मास्टर तीसरे ट्रायल के टॉप ट्रेनी को बुलाते हैं तो इस बार फर्स्ट रैंक को जोंग ने हासिल नहीं किया था, बल्कि मू था जिसने कि हुनचोन के साथ मिलकर फर्स्ट रैंक को हासिल किया था। जिन्हें देख रेड कहती है तो धोखा खाने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? तो जोंग उन लोगों की ओर देखते हुए कहता है वेल यह काफी मजेदार रहा, मतलब समझ रहे हो, धोखे को भी अब वो एंजॉय करने लगा है। पर आखिरकार हुनचोन ने उसे धोखा दिया कैसे और थर्ड ट्रायल में हुआ क्या? बहुत इंटेंस मोमेंट है। पता नहीं इसके बाद जोंग उन लोगों के साथ क्या करने वाला है। खैर जो भी हो अगले एपिसोड में हमें पता चल ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और कमेंट करिए। यदि डिमांड ज्यादा हुआ तो मैं जल्दी इसके नए एपिसोड को ला दूंगा। इसके अलावा स्क्रीन पर है स्टोरी का अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर चेक कीजिए। कमाल की स्टोरी है। किसी भी दूसरे मोरेम मॉडर्न ज़ॉम्बी सिस्टम या फिर अन्य किसी भी स्टोरी से अलग ही इसका कॉन्सेप्ट है। सही शब्दों में कहूँ तो इसकी कहानी भी धरती की नहीं है और ना ही किसी दूसरी दुनिया की, ना ही रिकारनेशन की। इसीलिए एक बार जरूर चेक कीजिए। यकीन मानिए बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे आप।